इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 में कहा है कि सऊदी अरब की ग्रोथ रेट या उसकी तरक्की की शरह 2022 में 7.6% रह सकती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके मुताबिक दुनिया का कोई भी मुल्क जिसमें तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक या इमर्जिंग इकोनॉमीज़, किसी में भी इस ग्रोथ रेट की तवक्को नहीं जो सऊदी अरब की है। IMF ने दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमीज़ यानी अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन में स्लो डाउन की वजह से दुनिया भर की ग्रोथ रेट के बारे में निगेटिव तवक्कुआत जाहिर की हैं। सिर्फ सऊदी अरब के बारे में इस बात के इशारे दिए हैं कि उसकी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा रह सकती है। IMF ने कहा है कि सऊदी अरब के गैर पेट्रोलियम सेक्टर में 4.2% और GDP के करंट अकाउंट सरप्लस में 17.4% ग्रोथ होने की तवक्को जाहिर की और कहा है कि वहाँ मौजूदा 2.8% इन्फ्लेशन पर काबू भी पाया जा सकता है। सऊदी अरब ने इस बात से इनकार किया है कि उसने जो हाल ही में अपनी फ़ज़ाई हदूद या एयर स्पेस को तमाम एयरलाइंस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के परमानेंट डेलीगेशन के चार्ज अफेयर काउंसलर मोहम्मद अल अतीक ने कहा है कि सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम के मसले के सिलसिले में अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उसका अपनी फ़ज़ाई हदूद से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को गुजरने देने से कोई ताल्लुक़ नहीं। मोहम्मद अल अतीक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अपने ख़िताब के दौरान कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के हुकूक़ का लंबरदार है और उसका अरब अमन इनिशिएटिव 2002 के मुताबिक 2 स्टेट फार्मूले के ज़रिए ऐसा कम्प्रिहेंसिव और पायदार हल चाहता है जिसमें 1967 की सरहदें बहाल हो जाएं, मशरक़ी यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत हो और दूसरे पड़ोसी अरब मुल्कों की ज़मीनें जिन पर इसराइल ने कब्ज़ा किया है उसे उन्हें वापस कर दे। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म याइर लपिड ने उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला सानी की मस्जिद अक़सा में कुरान के नुस्खे भेजने की दरख्वास्त रद्द कर दी है। दारुल हुकूमत अम्मान में एक मुलाकात के दौरान दरख्वास्त की थी कि उर्दन को मस्जिद अक़सा में कुरान के नुस्खे भेजने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इसराइली ब्रॉडकास्टर कैन 11 के मुताबिक ये दरख्वास्त रद्द कर दी गई है। इससे पहले भी जब नफ्ताली बेनेट इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म थे, अब्दुल्ला सानी ने यही दरख्वास्त की थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। उर्दन का ये हुक्मरान हाशमी ख़ानदान यरूशलेम के मुस्लिम और ईसाई मजहबी मकामात का निगरान या मुतवली तस्लीम किया जाता है। उसका कहना है कि साल 2000 से ही इसराइल ने उसके इस मकाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर इबाही या वल्गर इश्तिहारात से परेशान नहीं रहेंगे। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर यूट्यूब ने तमाम उन इश्तिहारात को हटा दिया है जो मकामी अखलाकी, समाजी और इस्लामी कदरों के ख़िलाफ़ हैं। सऊदी अरब की ऑडियो विजुअल मीडिया की अथॉरिटी ने यूट्यूब से कहा था कि वो इस तरह के तमाम इश्तिहारात को हटा दे जो मकामी कदरों के ख़िलाफ़ हैं। सऊदी अरब में यूट्यूब इस्तेमाल करने वालों की तादाद गैर मामूली तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए यूट्यूब इस बात की कोशिश कर रहा है कि सऊदी क्रिएटर अरबी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। वहाँ आधी से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम की है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। 2020 में सऊदी अरब में यूट्यूब देखने वालों की तादाद करोड़ों तक पहुँच गई। ये लोग रोज़ाना 55 मिनट यूट्यूब पर ही गुजारते हैं। क्या गल्फ़ के तेल की दौलत से मालामाल मुल्क श्रीलंका की जान बचाएंगे? आप जानते हैं कि श्रीलंका इस वक्त शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। उसे फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए दुनिया की नज़रें अब खलीज के तेल की दौलत से मालामाल मुल्कों की तरफ उठने लगी हैं। आगे बात इसी पर होगी। आज शनिचर का दिन और जुलाई की 30 तारीख है। आपकी खिदमत में फैजुल हक का सलाम।
श्री लंका को 7 दहाइयों के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है। ये हालिया चंद बरसों में मुल्क को तरक्की की राह पर लगाने और इकोनॉमिक पॉलिसियों और इनिशिएटिव्स पर तवज्जो देने के बजाय उसे फिरका वाराना बुनियादों पर अंदरूनी तौर पर तकसीम करने और कम्युनल पोलराइजेशन करने के नतीजे में पेश आया है। नतीजा यह हुआ कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। लोगों की आंखें खुल गईं और लोगों ने नेता की अंधभक्ति छोड़ दी। जिस नेता को श्रीलंका की अक्सरियत पूजने लगी थी, उसे मुल्क को छोड़कर भागना पड़ा। नए सदर को मुकर्रर किया गया है, लेकिन लोगों का विजिल खत्म नहीं हुआ है और वो उस वक्त तक नाराज और होशियार रहेंगे जब तक उनके रोजगार और महंगाई जैसे मसाइल हल नहीं हो जाते। चीन जिसने वहां अपनी नेवी के अड्डे बनाए हैं, चुप है। भारत जिसकी वहां रिश्तेदारी है और अपने ही घर में श्रीलंका जैसे ही सर फुटौल में लगा हुआ है, ऐसे में लोगों की नजरें तेल की दौलत से मालामाल अरब गल्फ मुल्कों की तरफ हैं कि वो कुछ मदद कर दें। लेकिन अरब मुल्क श्रीलंका में अक़लियतों के साथ क्या होता रहा है, इससे बेखबर नहीं है। इसलिए वो भी खामोश हैं और शायद इस बात का इंतजार है कि कोई श्रीलंकाई या उनका दोस्त दस्ते सवाल दराज करे। श्रीलंका जिसे उसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है और वो दुनिया की ज्योग्राफाई नक्शे पर जैसा नजर आता है, उसकी वजह से उसे टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत के आंसू का कतरा। यह हकीकत में वो आंसू का कतरा ही साबित हुआ जिससे भारत की आंखें सूज गईं और इतनी सूजी कि अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। न रिश्ते, न नाते, न LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम और न IPKF। उसने श्रीलंका के लिए IMF पैकेज में मदद का ऐलान किया है। उसने $4 बिलियन की मदद की पेशकश की है, इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया है। अपने ही घर में सर फुटौल ने अपनी ही जेब में आग लगा रखी है। जनूबी एशिया का मुल्क जो सार्क का अहम हिस्सा था, वही सार्क याद है ना, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कुछ याद आया? लेकिन अब यह श्रीलंका उनके अखंड भारत का हिस्सा है जिनकी हवाई चप्पल में सुराख हो चुका है और जिसमें वो अपनी जिंदगी घिस रहे हैं और हवाई जहाज के बायकॉट की बात कर रहे हैं। डॉक्टर एन जनार्दन, सीनियर रिसर्च फेलो, गल्फ एशिया प्रोग्राम, अनवर गरगाश डेवलपमेंट एकेडमी, अबू धाबी UAE ने दुबई के अखबार गल्फ न्यूज़ में एक मजमून लिखकर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने लिखा है कि हालात जितने मायूसकुन हैं, मुस्तकबिल उतना ही पुरुमीद है। श्रीलंका सेहतयाब हो सकता है, खा वो एक तवील और मुश्किल सफ़र क्यों न हो। जनार्दन ने आगे लिखा कि उसे मदद की ज़रूरत है और उसकी फौरी ज़रूरत है। पहले अपनी इकॉनमी और फाइनेंस को बेहतर बना ले और फिर श्रीलंका इंस्टीट्यूशंस की रिफॉर्म के लिए कर ले, उसके बाद सब कुछ मुमकिन है। उनके कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका न सिर्फ इकॉनमी को बर्बाद किया गया बल्कि मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को भी बर्बाद कर दिया गया। जनार्दन बाबू ने मदद की गुहार लगाते हुए आगे लिखा कि तारीख में ज़्यादा पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। नाकाम ममालिक वाकई एक बार फिर उठ खड़े होते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया और फिलिपाइन की मिसाल दी है, लेकिन यह भी माना है कि श्रीलंका की तरह उनका हाल नहीं था। उनकी बुनियादें मजबूत थीं, इसलिए ये तमाम मुल्क फौरन उठ खड़े हुए। ये मुल्क, हर मुल्क की बुनियाद उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगर उन्हें ही तबाह कर दिया जाए तो आज का श्रीलंका बनता है। जनार्दन बाबू ने तो 1991 के भारत की भी मिसाल पेश कर दी, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पैदा हो गया था। सोवियत यूनियन बिखर गया था, गल्फ में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद जो जंग शुरू हुई तो तेल के दाम बढ़ गए। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन भारत ने अपना सोना गिरवी रखकर मुल्क की मईशत को सुधारा था। लेकिन जनार्दन बाबू ने यह नहीं बताया कि उस वक्त भारत के इंस्टीट्यूशंस ठीक ठाक हालत में इंटैक्ट थे। अब यहाँ इंस्टीट्यूशंस बचे हैं या नहीं, यह आप खुद सोच लें। यह अलग बात है कि भारत एक बड़ा देश है, श्रीलंका नहीं है,
लेकिन उसका श्रीलंका से क्या मुकाबला। हर चीज़ बड़ी है या बड़ी होती है यहाँ। वैसे आजकल गल्फ न्यूज़ में कौन लिखता है, क्या लिखता है और किसका एजेंडा चलाता है, किसके कहने पर लिखता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। किसी भी मुल्क का कोई भी लीडर गल्फ न्यूज़ को अपने मवाद में इस्तेमाल कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। वैसे जनार्दन बाबू का रिश्ता तो इमारात से है। वो तो गल्फ एशिया प्रोग्राम अनवर गरगाश डिप्लोमेटिक एकेडमी अबू धाबी में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। उनका तो हक है कि इमारात में कुछ भी लिखें और कहीं भी लिखें और किसी के कहने पर लिखें। जनार्दन बाबू ने खलीज यानी खाड़ी के अरब मुल्कों को याद दिलाया है कि उन्होंने माजी में मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के कई मुल्कों बशमूल उर्दन, लुबनान, यमन, इराक, मिस्र, सूडान और पाकिस्तान की मदद की है और उनकी मदद आज भी जारी है। हत्ता कि इन मुल्कों ने अपने पड़ोसी गरीब मुल्कों को जो उनके मुकाबले में कम दौलतमंद थे जैसे ओमान और बहरीन, उनकी भी मदद की है। उसके अलावा इन मुल्कों ने अपनी सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी के तहत दर्जनों दीगर मुल्कों को डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन मदद भी दी है। मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में तमाम मदद की तरह इस तरह की एड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। श्रीलंका ने हाल ही में टूरिज्म, बैंकिंग और सरकारी सिक्योरिटीज़ के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव लिया है। यही नहीं बल्कि गल्फ में काम करने के ख्वाहिशमंद अपने शहरियों के हुनर को बढ़ाने की कोशिश भी शुरू की है। भारतीयों, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों की तरह श्रीलंका के बहुत से शहरी गल्फ के मुल्कों में काम करते हैं। चूँकि बात जनार्दन बाबू के हवाले से हो रही है तो उनके कुछ ताज़ा मज़ामीन का हवाला भी दे दें। उन्होंने इंडियन ग्लोबल बिजनेस वेबसाइट पर एक मज़मून में लिखा कि यूएई और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से भारत के लिए बिजनेस के मौके बढ़ेंगे। यरूशलेम पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बदलता हुआ मिडिल ईस्ट एशियाई मुल्कों के लिए नए मौके खोल सकता है। उन्होंने इमारात के एक रोज़नामे द नेशनल में एक मज़मून लिखा जिसका उन्वान था कैसे नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी कंपीटिंग स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को मैनेज कर रही है। एन जनार्दन इमारात में मुकीम हैं, भारत निज़ाद सियासी तजिया निगार हैं। उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है। अगर श्रीलंका को गल्फ मुल्कों की माली मदद की बात की जाए तो अब तक उस गल्फ के मुल्कों से ऐसा कोई ऑफर सामने नहीं आया है। ताहम वो उन मुल्कों के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात बायलैटरल इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए लाजमन फिक्रमंद नजर आए, क्योंकि इन अरब मुल्कों ने वहाँ लुलू मॉल तो खोला हो या ना खोला हो, कुछ न कुछ बड़ी सरमायाकारी वहाँ भी कर रखी है। मिलते हैं किसी और ऐसे ही मौजू के साथ। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। खुदा हाफिज।